तो कल हम लोगों ने सीखा था प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न। आज हम लोग सीखते हैं उसके आगे। दूसरा प्रश्न है, इसमें बताया जा रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो क्वेश्चन लिखा है, आप लोग कृपया अपनी बुक्स खोल लें और उसमें देखते रहें। पहला प्रश्न है, दूसरे का पहला खंड है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ये लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए आपको केवल द्विघात समीकरण निरूपित कर देना है, बना देना है, उसे हल नहीं करना है अभी। दूसरे का पहला, ध्यान से देखिए, एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। यदि हम इसकी चौड़ाई, ये देखिए आयत की ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, यदि हम इसकी चौड़ाई को x मान लें तो लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी? इसमें बताया गया है कि क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो चौड़ाई है x, तो लंबाई हो जाएगी 2x। अब इसका दुगना हो गया और इससे एक अधिक है तो +1 कर दीजिए, ये इसकी लंबाई हो गई। अब इसी को हमें द्विघात समीकरण के रूप में लिख देना है, निरूपित कर देना है। तो हम लिखेंगे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर तथा आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर हो जाएगी 2x + 1 मीटर। प्रश्नानुसार जैसा जैसा प्रश्न में बताया जा रहा है वैसा वैसा आप काम करते जाइए, आपका समीकरण निरूपित हो जाएगा। प्रश्नानुसार हमें दिया गया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। हमें पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे कि लंबाई गुणे चौड़ाई = यदि हम आयताकार भूखंड जो है इसकी लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दें तो हमें प्राप्त होता है 528 मीटर स्क्वायर। 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई जो है वो आपकी दी गई है 2x + 1 मीटर। इंग्लिश में ही लिख दीजिए, और ये चौड़ाई भी x मीटर। लंबाई के नीचे लंबाई लिख दीजिए 2x + 1 मीटर गुणे चौड़ाई है x मीटर। x मीटर, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, बराबर 528 मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, इसका और इसका गुणा हो जाएगा और मीटर का गुणा हो जाएगा।
तो x का गुणा जब 2x से होगा तो ये हो जाएगा 2x², और x का गुणा जब +1 से होगा तो हो जाएगा +x, और ये हो जाएगा मीटर गुणे मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ब्रैकेट खोल देंगे, 2x² प्लस x, 528 इधर है तो प्लस में ही, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -528 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया। बस क्यों इतना ही करके छोड़ देना है, इसको हल नहीं करना है अभी इस प्रश्नावली में। आगे की प्रश्नावली में हम ऐसे समीकरण को हल करना सीखेंगे। इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस समीकरण में चर की जो अधिकतम घात है वो 2 है, और ये द्विघात समीकरण के मानक रूप में लिखा भी है x² + bx + c इज इक्वल टू 0 के रूप में। तो इससे सिद्ध होता है कि हमने इसको लिख दिया है द्विघात समीकरण के रूप में। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो उन पूर्णांकों को ज्ञात करने के लिए आप द्विघात समीकरण के रूप में इस स्थिति को निरूपित कर दीजिए जिससे हम ज्ञात कर सकें। तो इसे हम लिखेंगे, माना पहला पूर्णांक बराबर x, तो दूसरा पूर्णांक हो जाएगा x + 1। क्यों? क्योंकि जैसे लिखा है 12, तो एक धनात्मक पूर्णांक है। अब यदि हम कहें कि उसका क्रमागत पूर्णांक, यानी जस्ट उसके आगे कौन सा है, तो 12 के बाद में है 13, तो 13 हमें कैसे मिला, हमने 12 में 1 जोड़ दिया तो हमको उसका क्रमागत पूर्णांक मिल गया। तो वही हमने यहाँ किया है, हमने मान लिया कि वह पहला पूर्णांक जो है वो x है, तो उसमें हमने x + 1 कर दिया तो हमें उसके आगे वाला पूर्णांक मिल जाएगा। अब इस स्थिति को हम द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर देते हैं, जैसा कि प्रश्न में निर्देश दिया गया है। तो लिखेंगे, प्रश्नानुसार कह रहे हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, यानी इनका और इनका जो गुणनफल है वो 306 है। तो आप लिख दीजिए कि हाँ x और गुणे x + 1 इज इक्वल टू 306। तो इनका गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा x गुणे x² प्लस x एकम x इज इक्वल टू, इधर देखिए ये है आपका, चलिए अगले स्टेप में लिख देते हैं 306। अगले स्टेप में हो जाएगा x² प्लस x, 306 इधर है तो ये इधर आए, इधर धनात्मक है, इधर आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। इसके आगे इधर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, इधर जब आएगा पक्षांतर करेंगे तो ये इसके आगे ऋण का चिन्ह लग जाएगा 306। अब इधर क्या बचा, 0। तो इस तरह से हमने इसको भी द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया। अब देखते हैं अगला पार्ट। तीसरा कह रहा है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए हमको इस स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना पड़ेगा। तो हम इसे लिखते हैं कि माना, हमें पता तो है नहीं कि रोहन की उम्र कितनी है, तो हम मानते हैं कि वो कुछ भी हो सकती है, XYZ।
तो हमने यहां पर लिखा कि माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष। तो अगर रोहन की आयु x वर्ष है तो रोहन की मां जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो अगर 26 वर्ष बड़ी है तो x में आप 26 जोड़ दीजिए तो उसकी मां की उम्र आपको पता चल जाएगी। तो हम लिख देंगे रोहन की मां की आयु इज इक्वल टू x प्लस 26 वर्ष। अब कुछ भी अपने मन से नहीं करना है, जैसा जैसा प्रश्न बताया जा रहा है आप वैसा वैसा करते जाइए, समीकरण आपका निरूपित हो जाएगा। तो हम लिख देंगे प्रश्नानुसार क्योंकि जैसा प्रश्न बताया जा रहा है हम वैसा लिख रहे हैं। नहीं तो अगर अपने मन से लिखा तो लिखते मेरे अनुसार ये, तो ऐसा नहीं करना है आपको, बस जैसा जैसा लिखा है वैसे वैसे आप करते जाइए और आपको समीकरण मिल जाएगा। तो हम देखते हैं प्रश्न में क्या बताया गया है। प्रश्न में बताया गया है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। अब गुणनफल पर बाद में ध्यान दीजिए, पहले कह रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात, तो अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल आपको बता रहा है। तो अब से 3 वर्ष बाद यानी अगर इस समय रोहन जो हो 15 वर्ष का है तो 3 साल बाद वो 15 3 18 साल का हो जाएगा। रोहन की मम्मी अगर x प्लस 26 की है तो इनमें भी 3 साल जुड़ जाएगा, ये भी तो 3 साल बड़ी हो जाएंगी 3 वर्ष बाद। तो इसलिए पहले तो हम इनमें 3 जोड़ देते हैं और फिर इसमें बताया गया है कि उनकी आयु का गुणनफल हमको दिया गया है और आयु का गुणनफल है 360। तो हम पहले रोहन की आयु में 3 जोड़ देते हैं x प्लस 3 और फिर रोहन की मां की उम्र में भी हम 3 वर्ष जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 26 था ही, इसमें 3 आप जोड़ देंगे तो 26 3 हो जाएगा 29। और इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। ऐसा हमें इस प्रश्न में बताया गया है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे भी हम पिछले क्वेश्चन में गुणा करते थे वैसे इसमें भी गुणा करेंगे। यदि आपको गुणा करना ना आता हो तो सबसे पहले आप प्रश्नावली 4.1 का जिस वीडियो में मैंने बेसिक बताया है उसमें आप जाकर के देख लें। x का गुणा करेंगे x के साथ तो हमें मिलेगा x स्क्वायर, फिर x का गुणा करेंगे प्लस 29 के साथ तो हमें मिलेगा प्लस 29x, फिर प्लस 3 का गुणा करेंगे x के साथ तो हमें मिलेगा प्लस 3x, इसके बाद में प्लस 3 का गुणा करेंगे 29 प्लस 29 के साथ में तो हमें मिलेगा 29 3 87 प्लस का 87 और ये बराबर है 360 के। अब इसमें जरा ध्यान से देखिए आप, तो ये दोनों पद जो हैं ये सजातीय पद हैं तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों धनात्मक भी हैं। तो हम लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 29 और 3 32x। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, तो आचार्य जी कभी कभी तो x स्क्वायर कर देते हैं कि यहाँ इसे जो लिखे थे तो इसको तो 29x स्क्वायर लिख देना चाहिए था। ऐसा नहीं है, इनके बीच में प्लस है, इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा है तो ये जुड़ जाते हैं, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा। जब x गुणे x होता है यानी जब x का गुणा x से होता है तब x का गुणा जब x से होगा समान संख्या से होगा तो उसके वर्ग के रूप में वहां पर सामने दिखा देते हैं, x स्क्वायर हो जाता है। और जब x और प्लस x होता है तो x में जब x जुड़ता है तो इसका गुणांक क्या है 1, इसका गुणांक क्या है 1, तो 1 का 1 को हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, यानी कि 1x और 1x कितना हो गया 2x हो गया। तो इस तरह से हम लिख देते हैं। इसी तरह से जब घटाया जाता है तो भी यदि कहीं लिखा है कि x माइनस x तो हम यहाँ पर स्क्वायर नहीं या क्यूब नहीं लगाते हैं, x में से x घट गया भैया कुछ नहीं बचा, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्लस 87 और इधर देखिए ये 360 इधर
धनात्मक है यानी बराबर के उस पक्ष में इसके आगे प्लस लगा है, जब इधर आएगा तो इसके आगे ऋण का चिन्ह लग जाएगा, तो ये हो जाएगा -360 इज इक्वल टू, इधर क्या बचा 0। अब इसको हम फिर से सॉल्व कर लेते हैं अगले स्टेप में, तो ये हो जाएगा x² प्लस 32x। ध्यान से देखिए यहाँ 87 में से आपको 360 घटाना है, तो जो उत्तर आएगा वो कैसा आएगा, हमें एक ऋणात्मक उत्तर प्राप्त होगा, क्योंकि छोटी संख्या में से हम बड़ी संख्या को घटा रहे हैं। तो हमने पहले ही ऋण का चिन्ह लगा दिया, लेकिन अब घटेगा तो बड़ी में से ही छोटी संख्या ना, घटेगा ऐसे बड़ी संख्या तो यही है ना, 360 में से तो 87 में घटाएंगे और उसके आगे हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया, यानी कि इतना उधार हो गए। तो 10 में से 7 आप घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 3, और यहाँ बचा 5, यहाँ से यहाँ से लेंगे 15, 15 में 8 घटा तो हो जाएगा आपका 7, और यहाँ पर बचा 2, तो हम लिख देंगे 2 यहाँ पर बराबर 0। यानी जब 87 में से हम 360 घटाएंगे तो हमको -273 प्राप्त होगा, जो पूर्णांक प्राप्त होगा। अब ये इसको देखिए, ये सीधे सीधे लिखा है ax² + bx + c = 0 के रूप में, तो हमने इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया। बस यहीं पर इसको छोड़ देना है, इसको सॉल्व नहीं करना है, केवल हमें द्विघात समीकरण के रूप में इस सिचुएशन को निरूपित कर देना था। चलिए अब हम अगला पार्ट देखते हैं। अब ये जो चौथा प्रश्न है, इसमें आपसे बताया गया है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो दूसरे प्रश्न का ये जो अंतिम प्रश्न है, ये थोड़ा अच्छे लेवल का है, मतलब दूसरे के सभी पार्टों में। तो इसे हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो दिया गया है वही लिखेंगे। अब हमें चाल ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हम चाल मान लेंगे, क्योंकि चाल दी ही नहीं गई है, तो हम सबसे पहले चाल लिखेंगे। माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा। चाल हो गया। दूरी हमें दी ही गई है, इसमें दूरी है 480 किलोमीटर, तो हम लिख देंगे दूरी को भी। दूरी हो गई 480 किलोमीटर। समय इसमें दिया नहीं गया है, तो हमें समय भी निकालना है। हमें पता है चाल, दूरी और समय में से यदि चाल, दूरी, समय में से यदि हमें कोई भी 2 वैल्यू दे दी जाए तो तीसरी को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे समय। तो समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 480 किलोमीटर, तो हमने लिख दिया 480, और चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमने लिख दिया x। ये हो गया हमारा समय, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं घंटा, घंटे में दिया गया समय ना, तो ये हो गया 480 बटे x। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अब ध्यान से देखिए, इसमें बताया जाता है कि यदि इसकी चाल जो है ये 8 किलोमीटर कम होती प्रति घंटा के हिसाब से, तो ये इस दूरी को तय करने में जो समय लगता वो 3 घंटे समय बढ़ जाता। तो हम समय की तुलना किए ले रहे हैं, और फट से हमें समीकरण मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे कि हमें समय कितना लग रहा है, समय इसको तय करने में समय लग रहा है 480 बटे x घंटे। तो इसको हम लिख देंगे 480 बटे x घंटे। अब ये समय 3 घंटे बढ़ जाता, तो इसमें +3 कर दीजिए, इज इक्वल टू,
हम तुलना करेंगे उस समय की अपेक्षा जिसकी अपेक्षा उस समय से जिसकी अपेक्षा ये 3 घंटे बढ़ गया है। तो पहले इसको जो समय लगता था वो कितना लगता था, इसको लग रहा था 480/x घंटे, तो ये हो गया 480/x घंटे। और x क्या है, चाल है, तो कह रहा है कि यदि 8 किलोमीटर चाल कम होती तो इसमें से आप 8 किलोमीटर घटा दीजिए चाल में से। यानी अगर ये सिचुएशन आपके सामने होती कि चाल जो है वो 8 किलोमीटर कम होती तो फिर जो समय लगता वो 3 घंटा बढ़ जाता। तो आपको इसको अब बहुत आसान हो गया है, इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको समीकरण को निरूपित कर दीजिए। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 480 और ये x गुणे 3 तो हो जाएगा प्लस 3x कुल के बट्टे में x इज इक्वल टू 480 बटे x माइनस 8। इनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 480 का गुणा होगा जब x के साथ तो हमको मिलेगा 480x, फिर 480 का गुणा होगा 8 के साथ, और ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस का गुणा होगा तो बीच में लग जाएगा माइनस का चिन्ह। 8 का गुणा इसमें कर लेते हैं, 8 शून्य 0 और 8 अठे 64, 64 के 4 हासिल आई 6, 8 चौक 32 और 6 38, तो ये हो गया 3840 माइनस का। अब हम गुणा करेंगे इसका इससे, तो ये बराबर हो जाएगा, एक सेकंड, अभी हमने 480 से किया है ना इसके सभी पदों में गुणा। देखो 480 से हमने x में गुणा किया तो हमको मिल गया 480x, फिर 480 का हमने गुणा किया माइनस 8 के साथ तो हमें मिल गया माइनस 3840। अभी यहाँ पर एक पद बच गया है ना प्लस 3x, तो हम इससे भी इसके सभी पदों में गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्लस 3x का गुणा जब करेंगे प्लस x के साथ तो ये हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर, और फिर प्लस 3x का गुणा करेंगे जब माइनस 8 के साथ तो प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस, और 3x का जब गुणा करेंगे 8 के साथ तो हो जाएगा 8 तिया 24x, और बराबर हमको क्या मिल जाएगा 480 का गुणा करेंगे जब हम x के साथ तो हमें मिल जाएगा 480x। अब ध्यान दीजिए दोनों पक्षों में यानी कि RHS में और ये LHS में और RHS में, अर्थात बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में, दोनों में समान पद है। 480x देखिए इधर भी है, 480x इधर भी है, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो ये यहीं पर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कैंसिल आउट होगा तो इधर बचा क्या, इधर बचा 0, तो इसको हम सही फॉर्म में लिखे दे रहे हैं। ये हो जाएगा आपका, यहां पर क्या बचा माइनस का 3840 और प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 24x। तो हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण में जो पहला पद होता है वो ax स्क्वायर के रूप में होता है। तो देखो ax स्क्वायर, तो इस पद को हम आगे लिख देते हैं, तो ये प्लस का 3x स्क्वायर है तो इसको आप आगे लिख दीजिए, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और फिर माइनस का 24x बीच में जो है द्विघात समीकरण में वो bx वाला पार्ट होता है तो हम इसको लिख देंगे माइनस का 24x बीच में, और यहां पर ये है माइनस का 3840 तो इसको हम यहां सी के स्थान पर लिख देंगे, ये हो जाएगा माइनस 3840 बराबर 0। अब इसको ध्यान से देखिए तो इसमें हमें कुछ कॉमन दिख रहा है। हम चाहे तो इस पद को भी 3 से भाग कर सकते हैं क्योंकि 3 एकम 3 ये भी कट जाएगा, यहाँ पर 3 8 24 ये भी कट जाएगा, और इसको देखिए 4 8 12 और 3 15 जो कि 3 से पूरी तरह विभाजित है, अर्थात ये संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो हम यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या x स्क्वायर माइनस 3 8 24x, तो यहाँ पर 8x हो गया, और ये हो जाएगा माइनस 3 एकम 3 फिर 3 दूनी 6 2 बच गया इधर आया तो गया 24, तो गया 3 8 24 और ये 0 बराबर 0। अब आप 3 का पक्षांतर कर लीजिए तो ये आपको मिल जाएगा कि x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0/3। तो अगले स्टेप में आपको मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस
1280 बराबर 0। क्यों? क्योंकि 0 को आप किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो उत्तर सदैव 0 ही प्राप्त होता है। तो ये आपका बन गया द्विघात समीकरण। यहां पर देखिए ax स्क्वायर के रूप में ये है, प्लस bx के रूप में ये वाला पद है, और प्लस c के रूप में ये वाला पद है बराबर 0। तो इस तरह से हमने स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया।